हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। ओनली आईएएस में आप सभी का स्वागत है। तो देखो, पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ सीखा, अब उसी का कंटिन्यूएशन है। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं और नई चीज़ें सीखते हैं। स्कूल ऑफ बुद्धिज्म देख लेते हैं। थेरवाद बुद्धिज्म, इट इज़ द मोस्ट एंशियंट ब्रांच ऑफ एक्सटेंट बुद्धिज्म टुडे। सबसे पुरानी, इवन ओरिजिनल जो बुद्धा था ना, उसकी टीचिंग्स वो थेरवाद बुद्धिज्म है। इट रिमेन्स क्लोजेस्ट टू द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। थेरी गाथा होती क्या है? एल्डर नन्स ने मिलके है ना कुछ पोएम्स बनाई थी, है ना। और इसमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंस दिया जाता है बुद्धा की जो फॉस्टर मदर थी, महाप्रजापता प्रजापति गौतमी, जो कि फर्स्ट नन थी बुद्धा के संघ में एंट्री पाने वाली, है ना, संघा के अंदर एंट्री पाने वाली। तो उन्होंने सब ने मिलके कुछ वर्सेस पोएम्स लिखी थी, जिसको थेरी गाथा बोला गया था। गाथा, थेरी गाथा, ठीक है, बहुत बढ़िया। हीनयान अभी अभी बताया ही था। अबंडेंट व्हीकल और डिफेक्टिव व्हीकल बोला गया था। कौन बोलेगा भाई, नया सेक्ट बन गया ना महायान, तो उन्होंने बोला था कि बुद्धा की चीटिंग हो गई, टीचिंग्स हो गई रिडंडेंट, अब नई टीचिंग्स आई हैं, है ना। इट बिलीव्स द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स। पुरानी वाली खत्म। इट डज नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप and tries to attain individual salvation through self discipline and meditation। देखो, बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स तो क्या थी? यू आर द ओनली वन टू वर्क आउट योर ओन साल्वेशन, अत्ता ही अत्तनो नाथो अत्ता ही अत्तनो गति। तो हीनयान वाले ये मानते थे। लेकिन वही, अब क्या है, गुरु जी परमात्मा का हमारे ऊपर हाथ होना चाहिए, है ना। तो इस टाइप का हिसाब किताब आ गया था, हिसाब किताब बिगड़ गया था। तो महायान आया, ये सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। ये क्या बोलता था? इज अ संस्कृत वर्ड विच लिटरली मीन्स ग्रेट व्हीकल। अब ये था। तो अब इसमें क्या हुआ, पहले है ना बुद्धा आइडल वर्शिप वगैरह में बिलीव नहीं करता था। आप अपना आर्य अष्टांगिक मार्ग, एट फोल्ड नोबल पाथ को फॉलो करो, अपना एनलाइटनमेंट अटेन करो। लेकिन इसके हिसाब से ये था कि बुद्धा की आइडल वर्शिप करना चालू कर दो, और बोधिसत्व जो है ना, फ्यूचर बुद्धा, वो आपकी हेल्प करेंगे। क्या? बोधिसत्व इस टाइप का आदमी होता है जो खुद के एनलाइटनमेंट के लिए एकदम रेडी है, वो, है ना, कभी भी एनलाइटेंड हो सकता है। तो लेकिन बार बार में अपने एनलाइटनमेंट को एब्सटेन करेगा, अपने एनलाइटनमेंट का त्याग करेगा, और बार बार जन्म लेगा अपने लेमैन की हेल्प करने के लिए। तो आपको क्या है, उसका वेट करना पड़ेगा, तभी आपका एनलाइटनमेंट होने वाला है। तो ओरिजिनल बुद्धा की टीचिंग से तो दूर हो गए, है ना। फिर इसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार भी हुआ। इसको पढ़ लेना थोड़ा सा, आगे देख लेते हैं। अच्छा, बुद्धा से रिलेटेड कुछ कुछ इवेंट्स होते हैं और बुद्धा से रिलेटेड कुछ पर्सन हैं, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। महानिष्भिक्रमण। महानिष्भिक्रमण का मतलब होता है, निष्क्रमण का मतलब क्या होता है? घर बार त्यागना, है ना। निष्क्रमण बोलते हैं, निक्खमा बोलते हैं पाली के अंदर। लेकिन महाभिनिष्क्रमण, बुद्धा जो भी काम करेगा तो उसके साथ में महा जुड़ जाएगा। तो बुद्धा जब अपना घर छोड़ा ना 29 की एज में, नॉलेज के लिए, तो उस चीज को महानिष्भिक्रमण बोला गया था। अगला, महाधर्म चक्र प्रवर्तन या पवत्तम। देखो, बहुत समय से धर्म चक्र नहीं चला था, है ना, संसार चक्र चल रहा था, संसार चक्र चल रहा था। बुद्धा ने आए और बुद्धा ने आके अपना सरमन दिया। कहाँ पर? बनारस के पास में एक जगह है सारनाथ। सारनाथ में एक मृगदाय ऋषि पत्तनम, मतलब एक जंगल है, एक बाग है, ऐसा बोल सकते हो, जहाँ पर बहुत ज्यादा हिरण रहती थी, है ना। तो वहां पर इन्होंने सबसे पहले अपना सरमन दिया था। तो धर्म चक्र चलाया, है ना। अब तक तो संसार चक्र चल रहा था, दुख चक्र चल रहा था, तो धर्म चक्र को प्रवर्तित किया इन्होंने। तो ग्रेट व्हील ऑफ रिलीजन हैज स्टार्टेड रिवॉल्विंग, तो बोला था, बुद्धा जी का फर्स्ट सरमन हो गया था। और निर्वाण हो गया, मृत्यु को बोलते हैं, अल्टीमेट एनलाइटमेंट हो गया, एनलाइटनमेंट हो गया, अल्टीमेट एनलाइटनमेंट हो गया। इसके बॉडी के भी बियॉन्ड, बॉडी की भी टेंशन खत्म। अब तो निर्वाण हुआ, लेकिन बुद्धा का हुआ तो महापरिनिर्वाण हुआ। ऐसे करके 3-4 इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे देख लेते हैं। बुद्धा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी, जैसे श्रावस्ती। तो श्रावस्ती इसलिए इंपॉर्टेंट है, कौशल की कैपिटल थी, और यहाँ पर सबसे ज्यादा ईयर बुद्धा ने स्पेंड किए थे एनलाइटनमेंट के बाद में, है ना। 26 वर्षावास बिताए थे बुद्धा ने। बुद्धा के संग में एक ये चीज थी कि वो हमेशा ट्रेवल करते रहेंगे, घूमते रहेंगे मॉन्क्स,
है ना, अलग अलग जगह पे जाके मेडिटेट करते रहेंगे, जंगल में घूमते रहेंगे, भिक्षा मांगने जाएंगे, लेकिन जब बारिश होएगी ना, जब भी, तो उसको बोलते थे वर्षावास। तो वर्षावास के टाइम पे एक जगह पे रुक जाएंगे। तो बुद्धा ने 26 वर्षावास श्रावस्ती में बिताए थे। वो वर्षा के टाइम पे श्रावस्ती में रुक जाते थे। फिर कुशीनगर, कुशीनगर क्या था, मल्ल प्रदेश था। मल्लास जो थे उनकी राजधानी थी, मल्लास की कैपिटल थी कुशीनगर, जहां पर बुद्धा का परिनिर्माण हुआ था, है ना। आज के टाइम पे जो बिहार में कासिया करके जगह पड़ती है ना, ईस्टर्न यूपी बिहार बॉर्डर पे, तो उसको बोलते हैं कुशीनगर। वहां पे लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, है ना, कपिल वस्तु के पास में। बोध गया में इसको एनलाइटन मिला था, निरंजना नदी के पास में, जो कि आज के टाइम पे फाल्गु नदी बोलते हैं। सारनाथ में इन्होंने धर्म प्रवर्तन चक्र किया था। और समीका स्तूपा गुप्ता टाइम, गुप्ता की एज में इसको बनाया गया था। आर्ट एंड कल्चर में सारे स्तूपा वगैरह को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। यूपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। एक एक क्वेश्चन पक्का। अच्छा, फेमस कंटेम्प्रेरीज ऑफ बुद्धा कौन थे? बिम्बिसारा, उस टाइम पे रूलर थे मगध के, और इनके बहुत अच्छे फ्रेंड भी हुआ करते थे। जीवक, जीवक कौन था? जीवक रॉयल फिजिशियन था। किसका? बिम्बिसार का। कोर्ट फिजिशियन था, और साथ में बुद्धा का भी इलाज करता था, दवाई वगैरह देना, मॉन्क्स वगैरह का भी सेवा करता था। अजात शत्रु कौन था? अजात शत्रु जो था बिम्बिसार का बेटा था, जिसके पेट्रोनेज में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल बनी थी, है ना। नालायक आदमी था, इसने अपने पापा को ही मार दिया था, लेकिन आउट ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, बहुत ज्यादा ग्लानी हुई, बहुत ज्यादा दुख हुआ, तो बाद में ये भी बुद्ध की शरण में आ गया था। वसाकारा कौन था? अजात शत्रु का मिनिस्टर था, जिन्होंने वज्जी कॉन्फेडरेशन के बीच में, वहां पे वज्जी कॉन्फेडरेशन में डिसयूनिटी क्रिएट करवाने के लिए डिप्लोमेटिक चाल चली थी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। आम्रपाली कौन थी? आम्रपाली थी कोर्टिसा। कोर्टिसा, कोर्टिसा कौन होती है? मीन्स आम्रपाली क्या थी? फेमस कोर्टिसा थी, जिसको नगर वधु बोलते हैं। मीन्स एक तरह की बहुत हाई क्लास प्रोस्टिट्यूट, एस्कोर्ट, है ना, सबसे महंगी एस्कोर्ट बोलते थे उस टाइम पे उसको। इवन उसने भी बुद्धा को ज्वाइन कर लिया था, उसके संघा में आ गई थी, और ये भी एनलाइटेंड हो गई थी, है ना। तो बुद्धा ने ये चीज दिखाया कि आपने कितने भी गलत काम क्यों ना किए हो, आप अपने आप को कभी भी सुधार सकते हो। तो धर्म में ना पूर्वताप ना पश्चाताप, इसीलिए ना बुद्धा की टीचिंग से एक एक वो निकल के आया, एक कहावत चली वहीं से, जब जागो तभी सवेरा। हम रोने लग जाते हैं ना, हमसे ये गलती हो गई, हमसे वो गलती हो गई, अरे क्या गलती हो गई, अच्छे रास्ते पे चलेंगे तो फिर से अच्छे हो जाएंगे, है ना। तो धर्म में ना पूर्वताप ना पश्चाताप, है ना, जब जागो तभी सवेरा। उस टाइम पर प्रसेनजीत कौन थे? कौशल के राजा थे। वत्सराज उद्यान कौन थे? वत्स जो महाजनपद था उसके रूलर थे, है ना, यमुना रिवर पर। पुक्कुसती कौन थे? कंबोज के रूलर थे, रूलर थे, और उनका बिंबिसार के साथ में फ्रेंडली रिलेशन था। तो ये फैक्ट्स हैं, काफी पूछ लेते हैं। चंद्रप्रद्योत कौन थे? अवंती के रूलर थे, अवंती के किंग थे, जो एक बार जॉन्डिस से बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे। इनको ट्रीट करने के लिए अपना रॉयल फिजिशियन भेजा था, किसको? जीवक को, इनको ट्रीट करने के लिए, चंद्रप्रद्योत को, है ना। एंड ही वॉज ऑल्सो विजिटेड बाय बुद्धा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आदमी थे। वासव दत्त कौन थे? भाई चंद्रप्रद्योत की बेटी थी, लेकिन वत्सराज उद्यान से साथ में इनका नयन मटक्का हो गया था, मींस लव अफेयर चल रहा था। तो और इनके लव अफेयर को लेके एक बुक भी लिखी गई थी, विच वॉज सपोज टू बी द फर्स्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, जिसका नाम था स्वप्न वासव दत्ता। और ये लिखी किसने थी? भास ने, है ना। अच्छा, फर्स्ट जो पर्सनैलिटी के ऊपर बायोग्राफी लिखी गई थी वो थी बुद्ध चरिता। और वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी जो फर्स्ट, ये क्या बोलते हैं, अपनी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ना, उसके जो डिप्टी थी अश्वघोष, ये वाले, है ना। तो इन्होंने देखो, हीनयान सेक्ट के आने के बाद में बुद्धा का पर्सोनिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया था। पहला कोई आइडल किसी देवता का अगर बना होगा ना, तो वो बुद्धा का ही बना था, है ना। बुद्धा की मूर्तियां बनना, फोटोज बनना स्टार्ट हो गई थी, है ना। पर्सोनिफिकेशन, कल्ट बनना स्टार्ट हो गया। तो अश्वघोष थे ना ये फोर्थ काउंसिल वाले, इन्होंने एक बुक लिखी थी बुद्ध चरिता।
पहला इस तरह का टेक्स्ट था। फिर बाद में तो कृष्ण जी, वो तो भक्ति मूवमेंट के टाइम पे आई थी। तो बुद्धा का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना है, सबसे पुराना है इनका मामला। ठीक, तो बुद्धा जी का मामला कंप्लीट हुआ। इंपॉर्टेंट पर्सन्स बुद्धा की लाइफ में कौन थे? देवदत्त। देवदत्त कौन था? देवदत्त ना इनका कजन ब्रदर था, राइवल था, हमेशा से लड़ने झगड़ने में लगा रहता था। महाप्रजापति गौतमी कौन थी? इनकी मौसी प्लस फॉस्टर मदर दोनों थी, और साथ में फर्स्ट नन गॉट एनरोल्ड इन संघा। आनंद कौन थे? आनंद इनके डिसाइपल थे, है ना, इनके कजन ब्रदर थे, इनकी ही एज के थे, और सबसे ज्यादा इनके साथ में रहे थे। और बुद्धा के निर्वाण के टाइम पे भी ये बुद्धा के साथ में रहे, और साथ में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में ये किसके साथ में बैठे थे? महाकश्यप के साथ में बैठे थे। सुजाता कौन थी? सुजाता ने भगवान बुद्ध को बुद्ध बनने से पहले, सम्यक संबुद्ध बनने से पहले खीर खिलाई थी, है ना। और यही इन्हीं की वजह से मोटिवेट हुए थे, क्या करके, कि जो मिडिल फोल्ड पाथ अपनाना चाहिए, क्योंकि वो क्या नदी पार कर रहे थे, है ना, और खाना खाते नहीं थे, दिन में बस एक एप्पल खाते थे, तो बहुत ज्यादा शरीर सूख के कांटा हो गया था, तो नदी चलते चलते बीच में ही गिर गए। तो बोले यार मैं नदी को पार नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति में तो भवसागर क्या पार करूंगा? बोले नहीं, मुझे ये एक्सट्रीम पाथ है ना, इसको छोड़ना पड़ेगा। और सुदाता ही थी जिसने बुद्ध को सबसे पहली बार बुद्ध बोला था। बुद्ध जो वर्ड है ना, बुद्धा, ये भी पूछ सकती है, बहुत डिटेल में आजकल यूपीएससी पूछती है। ये वर्ड है अर्ध मगधी का। अर्ध मगधी एक तरह की ये प्राकृत लैंग्वेज ही है, अर्ध मगधी का वर्ड है। अच्छा, उसके बाद में कौन थे? चन्ना। चन्ना मेरे या वो गाना था ना, चन्ना वे घर आ जावे। तो ये घर लाने का काम करते थे। क्यों? क्योंकि ये चैरियट चलाते थे, बुद्ध के सारथी थे, है ना, इनका चैरियट चलाते थे। इनके बेस्ट फ्रेंड भी थे बचपन के। बुद्धा इनके बारे में बोलते थे, अ मॉन्क इन अ मटीरियल वर्ल्ड, द काइंड ऑफ डेडिकेशन ही वॉज शोइंग। अच्छा, उसके बाद में कंटक। कंटक कौन थे? बुद्धा के घोड़े, बहुत ज्यादा प्रिय थे। बुद्धा जब 29 की एज में घर बार छोड़ गए थे ना, तो उस टाइम पे टेंशन में आके रोते रोते मर गया था, खाना खाना छोड़ दिया था, इतना ज्यादा प्रेम था कंटक को। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मोदी जी, पीएम मोदी जी गए थे मंगोलिया, तो मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द स्टेट ने बुद्धा को एक घोड़ा गिफ्ट किया जिसका नाम था कंटक। तो हिस्ट्री कहाँ से ट्रेस हुई? बुद्धा का घोड़ा था। क्योंकि बाहर के लोग है ना, इंडिया को बहुत सम्मान भरी नजरों से देखते हैं। क्यों भाई? उनके लिए तो पिलग्रिमेज का स्थल है ना, बुद्धिस्ट फिलॉसफी वाले लोग, जैन फिलॉसफी वाले लोग, हिंदुइज्म वाले लोग, इन सब के लिए तो हमारा मक्का है ये। अच्छा, बुद्धा की फिलॉसफी क्या थी? मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि कर्म से शुद्ध या ब्राह्मण होता है। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी। उन्होंने कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं किया था, उन्होंने कुछ नहीं ये बोला था कि मेल या फीमेल कोई एनलाइटनमेंट प्राप्त नहीं कर सकता है, सब खत्म। और बोले कि ये जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर ऑफ सिस्टम है ना, सब बकवास है ना। तो बुद्धा वॉज वेरी मच क्लियर अबाउट दीज थिंग्स। तो इसने क्या किया? डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने का काम किया ना। तो इसी तरह से हम गुणों के आधार पर हमारे रिलेशंस बनाए, है ना, कास्ट, क्रीड और किसी की मटेरियल वेलबींग के हिसाब से रिलेशन ना बनाए, और इस तरह से काम करें तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को कितना अच्छे से चला सकते हैं। तो बुद्धा से काफी कुछ सीखने को मिला अपने को, इन चीजों को ध्यान में रखना है। तो ये बुद्धिस्ट टीचिंग हमारी हो गई खत्म। काफी लंबा सेशन हो गया है, तो क्या करो, पानी पी लो, 10 मिनट का ले लो ब्रेक, 10 मिनट का वीडियो ले लो ब्रेक, पॉज करो, पानी वानी पी के आओ, और फिर अपन स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट। अब 6th बुद्धिस्ट फिलॉसफी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे? 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी। ऑर्थोडॉक्स, हेट्रोडॉक्स का मतलब हमने पहले ही देख लिया था, है ना। ट्रेडिशनल वे में चलते हैं वो ऑर्थोडॉक्स होते हैं, और उसको चैलेंज करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो हेट्रोडॉक्स होते हैं। बिल्कुल ये सब चीजें अपन ने कवर कर ली थी, ब्रह्मा, भगवान का सब मतलब। अब देखो, ये ऑर्थोडॉक्स बिलीफ ऑफ सिस्टम में जो फिलॉसफी थी, ये थी क्या? देखो, वैदिक ट्रेडिशन के हिसाब से ना, ध्यान से समझना और चीजों को थोड़ा सा मेमोराइज करने की भी कोशिश करना। बेसिकली देखा जाए तो 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी का बिल्कुल ऊपर ऊपर का टच पूछते हैं प्रीलिम्स के अंदर, है ना, और मेंस के अंदर इन फिलॉसफीज से हम एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इनको, ये। और जो फिलॉसफी ऑप्शनल होता है ना, उसके अंदर बस इनको बहुत ज्यादा डिटेल में कवर किया जाता है।
पर इतना भी ज्यादा नहीं होता। फिलोसफी ऑप्शनल का जो कंटेंट है वो बहुत कम है, मतलब एटलीस्ट 400 पेजेस के अंदर ना पूरा फिलोसफी ऑप्शनल कवर हो जाता है और बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं। क्या बोलता है ये वैदिक जो हमारा ट्रेडिशन है ना, वो हमारी लाइफ को कैसे डिफाइन करता है। वो बोलता है कि इंसान को जीवन जीने के लिए 4 पुरुषार्थ करना पड़ेंगे। क्या? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखो होता क्या है, धर्म का मतलब राइटियसनेस, मॉरल वैल्यूज, अर्थ का मतलब प्रोस्पेरिटी, इकोनॉमिक वैल्यूज, काम का मतलब प्लेजर, लव, साइकोलॉजिकल वैल्यूज ये सब, और लिबरेशन, स्पिरिचुअल वैल्यूज, मोक्ष। इसको किस तरह से समझें, किस तरह से फिलॉसफीज डिफाइन होती हैं। देखो जीवन का हमारा अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, ठीक है ना, सबका। मोक्ष क्या है कि हमें जीवन मरण के चक्र से सारे दुखों से निकलना है, तो वो हो गया मोक्ष। और जीवन दुखों का कारण है, ठीक है, ये लाइफ है ना, इट इज द ऑल कॉज फॉर अवर सफरिंग्स। ओके, नॉट एट ऑल एन इशू। सो वी हैव टू अटेन मोक्षा अल्टीमेटली। लेकिन ये मोक्ष हम कैसे अटेन करेंगे भाई? धर्म का रास्ता अपनाते हुए अर्थ और काम का अर्जन करेंगे। गोइंग ऑन द पाथ ऑफ धर्मा, रनिंग ऑन द पाथ ऑफ धर्मा, इन दैट पाथ वी विल अटेन अर्थ इन ऑर्डर टू सस्टेन इन अवर लाइफ। और देखो एट द एंड ऑफ द डे हम प्लेजरस बीइंग है ना, तो थोड़ा बहुत प्लेजर भी हमने अटेन कर लिया, वो भी इन द वे ऑफ धर्मा, है ना, इन द वे ऑफ धर्मा। तो अर्थ एंड कामा इन द वे ऑफ धर्मा इन ऑर्डर टू अटेन मोक्ष। अपने यहाँ पर जो शादी का भी कॉन्सेप्ट आया है ना, तो वो भी क्या है, धर्म संगिनी। जैसे पत्नी को भी ना धर्म संगिनी बोलते हैं। कैसे? मतलब एक पुरुष है, वो पत्नी है, दोनों मोक्ष को अटेन करने के लिए चलें, है ना, इन ऑर्डर टू अटेन मोक्षा। तो वो धर्म का जीवन जिए, एक दूसरे की हेल्प करें धर्म का जीवन जीने में, और अर्थ और काम को सिद्ध करते हुए मोक्षा को अटेन करें, है ना, जैसे शिव पार्वती, राधा कृष्णा। तो इनका कॉन्सेप्ट ये था, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये 4 पुरुषार्थ थे। एंड मोक्ष है जो व्हीकल है, रास्ता धर्म का है, धर्म का रास्ता अपनाते हुए अर्थ और काम इकट्ठा करना है और हमें अल्टीमेटली मोक्ष प्राप्त करना है। उसके लिए धर्म को किस तरह से समझना है, तो इन सब के लिए अलग अलग फिलॉसफीज अपने अपने तरीके से चीज़ों को समझा रही हैं। बहुत बढ़िया। ऑर्थोडॉक्स सिस्टम में आती है न्याय वैशेषिक फिलॉसफी। ये देखो इन दोनों का लिंक है, ये एक दूसरे के एलाइड सिस्टम है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अपन बहुत ज़्यादा डिटेल में है ना बहुत समय लग जाता है और फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो मैं उनको टच ही नहीं करूंगा। कुछ कुछ चीज़ों के लिए मैं ये बोलूंगा कि इसको हल्का सा आप याद कर लो, क्वेश्चन आ जाए तो हमें टिक लगा दें। अच्छा, उसके बाद में सांख्य और योग फिलॉसफी, ये दोनों एक दूसरे से लिंक हैं। और मीमांसा और वेदांता फिलॉसफी लिंक तो नहीं है, लेकिन ये लास्ट में वेदांता आती है अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट, ठीक है। हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स कौन से हैं? जैनिज्म, बुद्धिज्म और चारवाक। चारवाक तो सीधा बोलता है मौज करो, तो चारवाक को पढ़ाते भी नहीं है जीएस के अंदर। चारवाक को फिलॉसफी ऑप्शनल में अच्छे से कवर करते हैं, है ना। ना कोई मुक्ति है ना मोक्ष है, मौज करो, उधार लो और घी पियो। कंटेम्प्ररी और बुद्धा और जैन के थे, है ना। मटीरियलिस्टिक, एकमात्र मटीरियलिस्टिक फिलोसफर है, बाकी मटीरियलिस्टिक फिलोसफर्स नहीं है। मटीरियलिज्म पे ज्यादा एम्फेसिस ही नहीं करते। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं सांख्य फिलोसफी क्या है। तो देखो सांख्य फिलोसफी क्या बोलती है, ये सबसे पुरानी फिलोसफी है। इवन बुद्धा भी थे ना, बुद्धा के 2 गुरु थे, 2 टीचर्स थे। एट द एंड ऑफ द डे एनलाइटनमेंट तो उन्होंने खुद ही प्राप्त किया था, लेकिन घर से निकलने के बाद में वो 2 गुरुज के पास में गए। एक का नाम था आलार कलाम, आलार कलाम, और एक का नाम था उद्दक रामपुत्र। 2 गुरु थे। तो पहले गुरु थे इनके अलार कलाम, इनसे बुद्धा ने सांख्य फिलॉसफी एंड सांख्य योगा सीखा था, है ना। और फिर बुद्धा बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर गए थे, तो फिर बाद में उद्दक रामपुत्र के पास में गए थे उर्वेला की पहाड़ियों पे, तो वहां पर भी और सीखने की कोशिश की। फिर लास्ट में उन्होंने ही अपना एक पाथ निकाल लिया था, ठीक है। तो सांख्य फिलॉसफी ओल्डेस्ट ऑफ द फिलॉसफी है। इनके जो सेज हैं उनका नाम है कपिल, जिन्होंने इसको सामने रखा था। इसको याद कर लेना। महर्षि कपिल जो थे, सेज कपिल थे, वो इसके प्रोपाउंडर थे, बिल्कुल। अब ये ड्यूअलिस्टिक फिलॉसफी है। देखो ड्यूअल का मतलब क्या होता है? दो चीजों को मानता है। किसको मानता है? अब देखो जैसे आती रहेंगी बार बार चीजें, ड्यूअलिस्टिक, मोनोइस्टिक फिलॉसफी, तो समझते रहना। ड्यूअलिस्टिक
फिलॉसफी का मतलब ये दो चीजों को मानती है, क्या? एक तो पुरुष और एक प्रकृति। अच्छा, यही चीजें जो पहले आपको बताई थी ना मैंने, बुद्धिज्म के जैनिज्म से पहले, कोई सोल को मानता है, कोई वर्ल्ड को इटर्नल मानता है, कोई माइंड मैटर को इटर्नल मानता है, बस उनको मानता है। सांख्य फिलॉसफी में पुरुष और प्रकृति का खेल चलता है। क्या होता है? पुरुष तो है सोल, जो ट्रू अपने नेचर में एनलाइटेंड ही है, लेकिन इसको इंप्रेस करने का काम करती है प्रकृति, जो है नेचर, जो सामने अपने चारों तरफ जो दिख रही है ना अपने को, ये प्रकृति का स्वरूप है इनके हिसाब से। और इसी फिलोसफी के आधार पर अद्वैत वेदांता भी निकल के आई थी। अब यहाँ पे नहीं बताऊंगा, वो लास्ट में बताऊंगा मैं आपको। ठीक, बहुत अच्छी बात। पुरुष और प्रकृति है, इन दो चीजों में बिलीव करती है। इस फिलॉसफी के अनुसार पुरुष है और प्रकृति है, यही जीवन का सत्य है। अच्छा, सांख्य फिलॉसफी जो है वो थ्योरेटिकल बेसिस है, थ्योरी बताई गई है। सांख्य फिलॉसफी का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ना, कि कैसे आप अटेन कर सकते हो एनलाइटनमेंट, वो योगा फिलॉसफी में बताया गया है। ठीक, और देखो इसका एम्फेसिस क्या है? अटेनमेंट ऑफ नॉलेज थ्रू सेल्फ, थ्रू मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन। अब थोड़ा सा आपको मैं बताना सिखाऊंगा। देखो, ये जो प्रकृति है ना हमारी, इसमें तीन गुण हैं, सत्व गुण, रजगुण और तमस। तो आपको होमवर्क ये दिया गया है कि इनको ना बहुत ज्यादा हम इन वर्ड्स को यूज करते रहते हैं, सात्विक, तामसिक, और राजसिक। तो तमस वाली चीज कौन सी होती है? जैनी जैसे बोलते रहते हैं लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, तो तामसिक हो गया। प्रकृति के अंदर है ना ये तीन गुण हैं, इन तीनों गुणों के इम्बैलेंस होने की वजह से जन्म मरण का चक्कर होता है। और प्रकृति फिर क्या है, किसको अट्रैक्ट करती है? सोल को अट्रैक्ट करती है। किसको? पुरुष को। मतलब वैसे ही है जैसे एक नर्तकी एक लड़के को इंप्रेस कर रही है ना अपनी भाव भंगिमाओं से। तो ये तीन गुणों का इम्बैलेंस जब होता है ना, तो हमारे अंदर भी इम्बैलेंस होता है और हम फंसते जाते हैं। इस तरह से करके इसने बताया इस फिलॉसफी में, इससे ज्यादा हम इसमें घुसेंगे नहीं। और ये वाली जो फिलॉसफी है ना, इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड या फिर सुप्रीम गॉड को डायरेक्टली एक्सर्ट नहीं किया गया है, एसर्ट नहीं किया गया है, और नॉर कंसिडर्ड रिलेवेंट बाय सांख्य फिलोसफर्स। तो भगवान भगवान का ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं। तो फाइनल कॉज जो चीजों का है ना, वो गॉड को नहीं बताया है। क्या बताया है कि कोई भी चीज कॉज घटित क्यों होता है? नेचर के अंदर ये जो तीन गुण होते हैं ना, राजसिक, तामसिक और सात्विक, इनका जो इम्बैलेंस होता है ना, ये फिर इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं और ये संसार बनता जाता है, बनता जाता है, और भवचक्र चलता जाता है और हम दुखी रहते हैं। सीक्रेट गेम्स देखा अपन ने, इसके अंदर ये थे गुरुजी और ये गायतोंडे बाबू। तो बोलते हैं ना, तुम्हारे गणेश, तुम्हारे अंदर तमस भरा है। अब देखो ये जो गुरुजी हैं, इसका तमस निकालेंगे तो ये तामसिक, राजसिक, सात्विक बहुत ज्यादा वर्ड्स का यूज करते हैं ना। तो आप इनको एक बार देख लेना, है ना। इस लेक्चर को थोड़ा जल्दी खत्म करना है ना, इसको डायरेक्टली अपन को कर लेना है खत्म। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ तक अपन समझ गए। अब योगा फिलॉसफी भी सेम ही है, लेकिन योगा जो फिलॉसफी है ना, इसके अंदर क्या है कि हम सेल्फ मेडिटेशन और कंसंट्रेशन के थ्रू कैसे अटेन कर सकते हैं एनलाइटनमेंट, वो वाली चीज है। तो कैसे करेंगे भाई? डिसिप्लिन ऑफ बॉडी एंड माइंड। बाबा रामदेव यही तो करता रहता है। सेज जो पतंजलि थे, वो फाउंडर थे योगा के। पुरुष और प्रकृति के बीच में डिफरेंस क्रिएट कैसे किया जा सकता है, उसको कैसे समझ सकते हैं? तो वो सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू समझ सकते हैं। बॉडी और माइंड को डिसिप्लिन करेंगे योगा के थ्रू, तो बस ये तामसिक, राजसिक सबका इनका बैलेंस अपने को मिल जाएगा, हम डेविएट नहीं होंगे। बस अष्टांग योगा की प्रैक्टिस करो, जिससे कि हम पूर्व कर्म संस्कारों को खत्म कर सकते हैं और लिबरेशन अटेन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अष्टांग योग पूछ सकती है यूपीएससी, क्यों पूछ सकती है? योगा डे, ये सब बार बार आता रहता है ना। तो अष्टांग योग, अब देखो योगा के लिए सबको बोला जाता है कि योगा अपने आप में एक्सरसाइज नहीं है, योगा एक प्रोसेस है। तो अष्टांग योग 8 लिम्स हैं योगा के। तो सबसे पहले यम, यम का मतलब एब्सटेन फ्रॉम इविल डूइंग, मतलब सबसे पहले हमें कुछ यम पालन करने पड़ेंगे, जैसे कि चोरी नहीं करूंगा, हत्या नहीं करूंगा, गंदे काम करना छोड़ना पड़ेगा, तो यम। फिर नियम, नियम कैसे कि भाई मैं कुछ अच्छी हैबिट्स क्रिएट करूं अपने अंदर, जैसे कि डेली नहाऊंगा, मैं इंजीनियर हूं और शपथ लेता हूं कि डेली नहाऊंगा। रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ूंगा जिससे मेरे विचारों की शुद्धि होगी, है ना। ऑस्टेरिटी वॉज रखूंगा और कंटेंट फिल करूंगा लाइफ में। अब कभी भी लाइफ में ये नहीं करूंगा कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो इससे क्या कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। अभाव का जीवन नहीं जीऊंगा, तो नियम हो गए। फिर आसन, देखो कुछ भी काम करने के लिए बैठना तो पड़ता है ना, लेटे लेटे काम कर रहे हैं, काम नहीं होगा, तो बॉडी का पोस्चर सही होना चाहिए।
तो पद्मासन लगाते हैं, वीरासन लगाते हैं, अलग अलग आसन पे काम करते हैं। तो डिसिप्लिन हुआ बॉडी का, 3 लिम्ब हो गए कंप्लीट, यम, नियम और आसन। फिर प्राणायाम। प्राणायाम से क्या होता है, ब्रेथ पे रेगुलेशन किया जाता है, और ब्रेथ के रेगुलेशन से हम अपना शुद्धि करने का काम करते हैं। फिर प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है प्रति आहार। मतलब एक तरह से अपने आप को कंट्रोल कर लिया। क्या, सेंसरी ऑब्जेक्ट्स है ना, उनसे हम अपने माइंड्स को हटकाएंगे। जैसे गंदी गंदी चीजें देखते हैं, गंदी बोलो अच्छी बोलो, ऐसी चीजें जिनसे हमारा मन भटकता है, सेंसरी ऑब्जेक्ट से, वहां से हम चीजों को हटाएंगे। और इसी स्टेप में करना है सारा काम। अष्टांग योग का मतलब ये है, यम, नियम, आसन, उसके बाद में प्राणायाम, फिर प्रत्याहार। और इसी तरह से हम अटेन कर पाएंगे कंसंट्रेशन, हमारी कैपेबिलिटीज बढ़ा पाएंगे। तो जिसको भी योगा सीखना है ना, इस तरीके से सीखना है, और किसी अच्छी जगह शिविर करके आ जाना है यार योगा का। योगा की स्कूल्स होती हैं, तो वहां पर इसी तरह से सिखाया जाता है। फिर धारणा। धारणा का मतलब किसी चीज को धारण करना। कैसे, कि भाई कंसंट्रेशन करना पड़ेगा किसी एक फिक्स चीज पे, तभी तो माइंड फोकस होएगा। जैसे एक पॉइंट देख रहे हैं, होता है ना, जैसे एक पेंसिल की नुक पर देख रहे हैं, तो देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं, तो धारण होने लग गया। तो धारण किया हमने। फिर ध्यान कैसे लगा, इट इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन कैरेक्टराइज्ड बाय स्टेडफास्ट कंटेम्पलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। पहले पहले क्या हुआ, हमने किसी पॉइंट पर फोकस करने की कोशिश की, मन बहुत ज्यादा भटक रहा था हमारा, लेकिन 1 मिनट तक टिका, 2 मिनट तक टिका, अब टिकने लग गया 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, तो ध्यान सिद्ध होने लग गया। ध्यान जब अल्टीमेट लेवल पर सिद्ध हो गया ना, तो समाधि को हम प्राप्त हो जाते हैं। देयर इज एब्सॉर्प्शन इन वन सेल्फ। मीन्स मीन्स तुझ में और मुझ में कोई डिफरेंस ही नहीं है ना। तुझ में और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं है, यूनिटी हो गई हमारी, एक हो गए हम, समाधि को प्राप्त हो गए। तो एक सूफिसेंट भी इसी चीज को क्या बोलता है, वो भी बताऊंगा मैं आपको, है ना। जब सूफिज्म पढ़ाऊंगा ना, तो किस तरह से लिंक करता है, क्रिएटर और क्रिएशन में डिफरेंस ही खत्म हो गया। तो ये प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस होती है इस चीज को अटेन करने की। और देखो ये सब चीजें इतनी ज्यादा लिंक होंगी आपकी सूफिज्म और भक्ति मूवमेंट से, क्या बताऊं मैं आपको, मजा आ जाएगा आपको, है ना। क्योंकि एट द एंड ऑफ द ट्रुथ वही है, अलग अलग तरीके से इन्होंने चीजों को समझाने की कोशिश की। लेक्चर को यही वाइंड अप करते हैं। ओनली IAS, नथिंग एल्स, एंड आई एम गोइंग टू मेक इट फॉर श्योर, एनीवे एनी हाउ।